अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर के अंदर हम लॉर्ड पामस्टोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन हम या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस लेक्चर के वो ये हैं कि हम, क्योंकि लॉर्ड पामस्टोन एज फॉरेन सेक्रेटरी भी काम किया है उन्होंने ब्रिटेन की, और एज प्राइम मिनिस्टर भी काम किया है। तो हम दोनों टेन्योर्स को जो है बेसिकली स्टडी करेंगे और एट द एंड हम उसका एक कंपैरिजन कर लेंगे। तो लॉर्ड पामस्टोन, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रॉबर्ट पील के बारे में, तो रॉबर्ट पील वाज द प्राइम मिनिस्टर, और उससे पहले 1841 से 46 तक वो प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट पील। लेकिन उन्होंने, इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर में आ गए, उन्होंने और पीछे पोर्टफोलियोज पे भी नीचे सर्व किया होता है। लेकिन हम वो पर्टिकुलर एरा एक पर्सनालिटी का स्टडी करते हैं जिससे रिलेटेड हमने देखा हो कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता कि आप एक पर्सनालिटी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो आप उसकी ज़िंदगी के तमाम सवाने हयात जो हैं पढ़ना शुरू कर दें। क्वेश्चन सिर्फ वही और एरियाज वही टारगेट सिर्फ करने चाहिए जो कि पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन इस तरह का कुछ आता है कि लॉर्ड पामस्टोन वाज मोर सक्सेसफुल एज फॉरेन मिनिस्टर देन एज प्राइम मिनिस्टर। यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के लिए करना क्या ज़रूरी है कि आपको उनका टेन्योर एज फॉरेन सेक्रेटरी ब्रिटेन में, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी की टर्म इस्तेमाल होती है, मिनिस्टर की मेरे ख्याल से नहीं होती, और प्राइम मिनिस्टर, हमने ये दोनों टेन्योर्स को डीपली स्टडी करना है। आगे चलें। ये एराज की यहाँ पे बात की है कि पावरस्टोन सर्व्ड एज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1813 टू 1834 एंड देन अगेन फ्रॉम 35 टू 41। अब 35 से 41 के दरमियान और 30 से 34 के दरमियान अगर हम कुछ चीज़ें ब्रिटेन के अंदर देख लें तो हमें सारा कुछ पता है उसमें, जैसे हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। जो 1832 में रिफॉर्म एक्ट भी आता है। आपके पास ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नहीं नहीं, वो 1821 में होती है और 1829 में ऑलमोस्ट कल्मिनेट हो जाती है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर आपको क्या, आपको चार्टिज्म भी नज़र आता है, आपको वर्किंग क्लास की कंडीशंस भी नज़र आती हैं, तो आपको रिफॉर्म के लिए आवाज़ें भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने ये लिखा है कि 46 से 45 के दरमियान भी एज फॉरेन सेक्रेटरी सर्व किया, और लास्ट जो स्टेंट था वो 52 से लेके 55 तक था। फिर प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर उन्होंने सर्व किया 55 से 58 तक, और अगेन 59 से 65 तक जब उनकी डेथ हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा अरसा जो है उन्होंने एज फॉरेन सेक्रेटरी और एज प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का सर्व किया है। अब हम सबसे पहले हम फॉरेन सेक्रेटरी का जो टेन्योर है वो देखते हैं। सबसे पहला जो एरा इशू था वो एक बेल्जियम का था कि ट्रीटी ऑफ वियना जो कि 1815 में आफ्टर नेपोलियनिक वॉर्स साइन होती है, उसमें बेल्जियम को हॉलैंड के अंदर, जो कि एक डच रिपब्लिक थी, डच पॉपुलेशन उसमें रहते थे, बेल्जियंस एथनिसिटी वाइज डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन थी, उनको मर्ज कर दिया गया था। लेकिन बेल्जियम ने इस चीज को रिजेंट किया और वो रिजेंट अपनी कल्मिनेशन में पहुंची ट्रीटी ऑफ लंदन के थ्रू। रोज इन देयर इंडिपेंडेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द ट्रीटी ऑफ लंदन इन 1839। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, उसमें जब ब्रिटेन ने पार्ट लिया था, उसमें ये ट्रीटी ऑफ लंदन का बहुत ज्यादा किरदार है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ लंदन के थ्रू इंग्लैंड बाउंड था दैट इट वुड कम टू द हेल्प ऑफ बेल्जियम। और जब बेल्जियम की सॉवरेनिटी वायलेट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो इट ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व ब्रिटेन इन द वॉर। तो आपने देखें, ये लिंक बनाने वाली सिर्फ बात है कि आपने उस ट्रीटी का जो है, मैंने इस पॉइंट पे भी लिंक आपके सामने बना रहा हूं, जब मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेस पढ़ा रहा हूँ ब्रिटेन के रिस्पेक्ट से, तब भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि किस तरह 1839 में जो ट्रीटी हुई थी। लेकिन यहां पे हम ये बात डिस्कस करें कि लॉर्ड पार्मस्टोन का एक तरह से इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को जो सपोर्ट करने का जो स्टांस था वो यहां पे विंडिकेट हो रहा है। और हमेशा हम एक ये चीज देखते हैं कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हमें एक लिबरल अप्रोच नजर आती है कि अगर कोई पॉपुलेशन अपना हक के
खुदरादियत मांग रही है तो इंग्लैंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस हक के खुदरादियत को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, इंडिजिनस पॉपुलेशन की इंडिपेंडेंस को जो है वो सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। इसी तरह स्पेन और पोर्चुगल दोनों मोनार्कीज थी। यहां पे भी रिवोल्ट हुआ, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स नेपोलियन के राइज के बाद या नेपोलियनिक वॉर्स के बाद बहुत ज्यादा थे। तो स्पेनिश नेशनलिज्म या पोर्चुगीज नेशनलिज्म, उन्होंने भी जो है वो एक तरह से वहां पे भी ये मूवमेंट्स एक तरह से उठ रही थी। लेकिन यहाँ पे अभी हम जो बात है कि यहाँ पे जो मोनार्कीज हैं उनके दरमियान भी एक इंटरनल टसल चल रही थी। एक तो नेशनलिस्टिक स्ट्रगल जो कि पॉपुलेशन की तरफ से चल रही थी, एक मोनार्कीज के दरमियान अपनी एक इंटरनल स्ट्रगल चल रही थी। तो स्पेन और पोर्चुगल में दोनों हमें ये मैनिफेस्टेशंस दोनों में नजर आती हैं। लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि किस तरह ये मोनार्की की अपनी जो उनके दरमियान इंटरनल टसल है थ्रोन के लिए, वो ज्यादा एविडेंट है। कि पोर्चुगल के अंदर क्वीन इन्फांता मारिया को सपोर्ट किया गया क्योंकि पामस्टोन के अकॉर्डिंग वो लिबरल फैक्शन को लीड कर रही थी, और स्पेन के अंदर क्वीन इजाबेला को सपोर्ट किया गया अगेंस्ट हर अंकल डॉन कार्लोस, बिकॉज क्वीन इजाबेला लिबरल स्टैंड से या अलाइन ज्यादा करती थी, ब्रिटेन के इंटरेस्ट से ज्यादा अलाइन करती थी। ये बिल्कुल इसी तरह की बात है जैसे आज लीबिया या इराक में हम कोई कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं तो दुनिया भर ने वहां पे साइड्स चूज की है। बशारुल असद को ईरान, रशिया वगैरह आजकल की चले थोड़ा सा डिफरेंट डायनामिक्स हैं, लेकिन उस जब जंग कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो बशारुल असद को रशिया, ईरान वगैरह सपोर्ट कर रहे थे। और बाकी जो एक तरह से फाइटर्स थे, जैसे इंडिपेंडेंट फाइटर्स इनिशियली कहा गया, वो उन्हें सऊदी गवर्नमेंट या फिर यूएस की बैकिंग ज़रा ज़्यादा हासिल थी। तो कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इस तरह साइड्स बनती हैं, लोग अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ज़रा ज़्यादा देखते हैं कि वो रूलर पावर में आए जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ओपियम वॉर्स का आपको जिक्र किया था, पामस्टोन के एरा में ये हुई क्योंकि ट्रीटी ऑफ नैंकिंग हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि किस तरह जो है ओपियम से मुआशरा ख़राब हुआ। चाइनीज़ एम्परर ने ओपियम ट्रेड रोकने की कोशिश की, जंग हुई, चाइना हार गया। तो ट्रीटी ऑफ नैंकिंग फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद साइन की गई, जिसमें 7 पोर्ट्स जो थे, 7 पोर्ट्स यूरोप को दे दिए गए, ब्रिटेन के ओपन है। इसकी वजह से मजीद ओपियम ट्रेड बढ़ी, मजीद पॉपुलेशन को ख़राब किया गया। और ये वेस्टर्न पार्ट्स की एक तरह से लेकिन ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ यहाँ पे बताई जा रही हैं, एक तरह से क्रिटिसिज्म भी आ जाता है। और एक तरह से ये पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव अगर आप हमारे माशरों का देखें या ईस्ट के माशरों का देखें तो यहाँ पे ये आपको एक तरह से एक एक्सप्लॉयटेशन का तरीका भी नजर आता है। और ट्रीटी ऑफ नैंकिंग के थ्रू ही जो है हांगकांग ब्रिटेन को दिया गया। आजकल हांगकांग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है क्योंकि 1997 के अंदर जो मार्गरेट थैचर का, फिर हम बाद में जाके एरा देखेंगे कि एक साइन हुआ चाइना और ब्रिटेन के दरमियान कि हांगकांग को एज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन विच हैज एन ऑटोनोमस गवर्नमेंट उसको बरकरार रखा जाए। तो ओपियम वॉर्स हुई 1356 to 60 में भी हुई, 39 से 42 में भी हुई। अब स्विट्जरलैंड का भी एक तरह से इशू था। पामस्टोन ने जो कि ओपियम वॉर्स पे हम बात कर रहे थे, ओपियम वॉर्स में पामस्टोन की कोशिश ये थी कि ब्रिटेन के जो ट्रेड इंटरेस्ट है उन्हें एनहांस किया जाए। फिर स्विट्जरलैंड का केस था। स्विट्जरलैंड एक कन्फेडरेशन थी, यहाँ पे कैंटन, स्विस कैंटन्स का जिक्र हमने यहाँ पे मैंने एक लफ्ज यूज किया है, ये कैंटन से मुराद एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ही है। तो स्विट्जरलैंड एक कन्फेडरेशन थी। कन्फेडरेशन में ये होता है कि ऑटोनोमस चंद कैंटन्स थी, वो एग्जिस्ट करती थी और वो अपने मामलात में इंडिपेंडेंट थी, लेकिन वो एक कन्फेडरेशन के अंदर आ जाती थी। फेडरेशन और कन्फेडरेशन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कन्फेडरेशन की बात हो रही है। तो कुछ कैथोलिक जो कि कैंटन्स थी, उन्होंने सॉन्डरबॉन्ड जिसके नाम से एक सेपरेट लीग कायम कर ली, बट प्रोटेस्टेंट्स ने इस चीज को अप्रूव नहीं किया। पामस्टोन प्रिवेंटेड इंटरफेरेंस ऑफ यूरोपियन पावर्स इन फेवर ऑफ कैथोलिक कैंटन्स। तो पामस्टोन ने क्या किया कि कैथोलिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेस्टेंट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने कैथोलिक यूरोपियन पावर्स थी उनकी इंटरफेरेंस को रोका, ताकि स्विट्जरलैंड एक कैथोलिक स्टेट ना बन सके एंटायरली।
उसके बाद ये डॉन पेसिफिको अफेयर है। डॉन पेसिफिको एक बंदे का नाम है, वो बंदा ब्रिटिश ओरिजिन का था, लेकिन वो ग्रीस की जो गवर्नमेंट थी उससे चंद उसके मसाइल चल रहे थे। वो ग्रीक की गवर्नमेंट उस बंदे को कुछ पैसे ओ करती थी। तो पाल्मर स्टोन ने डॉन पेसिफिको का केस जो है वो ग्रीस की गवर्नमेंट के सामने रखा और बताया कि किस तरह एज अ ब्रिटिश सब्जेक्ट डॉन पेसिफिको के राइट्स वायलेट हुए हैं, बट द ग्रीक गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कॉम्पेंसेट दैट द पर्सन फॉर हिज लॉसेस। तो पाल्मर स्टोन ने रिएक्शन क्या शो किया, एक तरह से थोड़ी सी स्कर्मिश, डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुई ग्रीस और ब्रिटेन के दरमियान इतनी छोटी सी बात पे, जो कि एक बुनियादी रीजन था कि 1851 में लॉर्ड रसल जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पाल्मर स्टोन को एज फॉरेन सेक्रेटरी डिसमिस कर दिया। अब उसमें दो तीन वजूहात, सिर्फ ये नहीं थी, उसमें डॉन पेसिफिको का अफेयर रिजिग्नेशन की जो डिसमिस करने की वजह थी। दूसरी वजह ईस्टर्न क्वेश्चन थी कि ईस्टर्न क्वेश्चन उस तरह से उस तक रिजॉल्व नहीं हुआ था। ईस्टर्न क्वेश्चन में पहले भी बता चुका हूं कि टर्किश एम्पायर जो है वो डिक्लाइन कर रहा था, ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था। ऑटोमन एम्पायर फैला हुआ बहुत ज्यादा था, बाल्कन पेनिनसुला में बहुत ज्यादा फैला हुआ था, ब्लैक सी में बहुत ज्यादा फैला हुआ था। तो पोस्ट सेटलमेंट, पोस्ट ऑटोमन डिक्लाइन सेटलमेंट क्या होगी, किसके हिस्से में कौन से ममालिक आएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और हर पावर की नजर ऑटोमन एम्पायर पर थी, जिसकी वजह से ये भी मसाइल जो है पाल्मर स्टोन के एरा में रिजॉल्व नहीं हो सकते। नेक्स्ट लेक्चर में ईस्टर्न क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, क्राइमियन वॉर पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और हम इस चीज को डिटेल में आगे जाके देखेंगे। और लास्टली असर्टिव स्टांस उसका जरा ज्यादा होता था पाल्मर स्टोन का एज कंपेयर टू लॉर्ड रसल, जो कि मसाइल का डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की तरफ ज्यादा जाते थे। पाल्मर स्टोन डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थे, जो बुनियादी उनकी एक फॉरेन पॉलिसी का खासा है। अब पाल्मर स्टोन का हम प्राइम मिनिस्टर का एरा जो है एक तरह से जो है वो देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि प्राइम मिनिस्टर के एरा के अंदर भी उनमें जो कुछ इश्यूज हमें नजर आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर का एरा 55 से 58 तक था, जिसमें क्राइमियन वॉर भी होती है। क्राइमियन वॉर होती है 1856 पर, और ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये ईस्टर्न क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली जब हम वो चीज़ डिटेल में पढ़ लेंगे तो वो लिंक्स एस्टैब्लिश करना आपकी ड्यूटी है एक तरह से। तो पाल्मर स्टोन का जो प्राइम मिनिस्टरशिप का एरा था वो था 55 से 58, एंड देन 1859 से उनकी डेथ 65 तक का। तो सेकेंड ओपियम वॉर में हुई, जिसमें ब्रिटिश और फ्रेंच, वजह वही थी जो पहले थी, और ट्रीटी ऑफ टेंसिन जो है वो एक तरह से जहाँ पे साइन की गई, और इसने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कर्टेल किया चाइना की सॉवरेनिटी को, बिकॉज उनकी मेजर पोर्ट्स और उनकी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम पे एक तरह से वेस्ट ने कब्जा कर लिया था। वेस्ट से यहाँ पे मुराद ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस हैं। शेल्सविग होस्टन क्वेश्चन, ये दो एक तरह से इलाके हैं आई एम सॉरी, ये दो एक तरह से इलाके हैं जो कि डेनमार्क और जर्मनी के बॉर्डर पे लाए करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। तो इन दोनों इलाकों में डच पॉपुलेशन भी एग्जिस्ट करती है, जर्मन पॉपुलेशन भी एग्जिस्ट करती है, और हर पावर की नजर थी कि वो अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करे और ये एरियाज अपने अंदर ले सके, अपनी टेरिटरी के अंदर जो है वो उसके जा सके। तो इसमें मजीद बहुत ज्यादा इसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट ऑन गोइंग था। ये 1840s में शुरू होकर 1860s में जाके कल्मिनेट करता है। हमने लेकिन सिर्फ पाल्मर स्टोन के एरा तक पढ़ना है। डची से यहाँ पे मुराद वही मतलब इलाके हैं कि एक शेल्सविग और एक होस्टन जो कि बॉर्डर पे लाया करते थे डच जो कि हॉलैंड है और जर्मनी उनके। The focal point for nationalist sentiments with both Danish and German nationalities advocating for control over their territories. पाल्मर स्टोन का यहाँ पे फेलियर नजर आता है क्योंकि उसने इस इशू को डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन जर्मनी और जो हॉलैंड की डच स्टेट थी उन्होंने वॉर का कोर्स चूज किया, और अल्टीमेटली यही वजह बनी ऑस्ट्रियन प्रूशियन वॉर जो 1866 में हुई, और 1871 में जो प्रूशियन स्टेट जो कि जर्मनी की फॉर्म, मॉडर्न डे जर्मनी की फॉर्म एक्वायर करती है। मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले हम सेकंड शेल्सविग वॉर का डिस्कस कर लें।
कि ये क्राइसिस रीइग्नाइट हुआ जब 1864 में प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया सीकिंग टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस इनटू द जर्मन कन्फेडरेशन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन डेनमार्क। कि 1864 के अंदर जो प्रूशिया है जो कि मॉडर्न डे जर्मनी है और ऑस्ट्रियन एम्पायर तब डिफरेंट था, उन दोनों ने मिलकर डिक्लेयर की वॉर जर्मन कन्फेडरेशन के अंदर, जिसमें एक शेल्सविग और होस्टन की दोनों टेरिटरीज थी और उन्होंने बेसिकली कैप्चर कर लिया इस चीज को। लेकिन फिर ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के दरमियान आपस में जब उन्होंने शेल्सविग और होस्टन को क्वेश्चन कर लिया तो आपस में इख्तलाफात जनरेट हुए, जिसकी वजह से 1866 की ऑस्ट्रियन प्रूशियन वॉर हुई और ये फिर प्रूशिया जीता। और 1871 में जो ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि मॉडर्न जर्मनी का फाउंडर समझा जाता है, उसने जो प्रूशियन स्टेट थी उसे मॉडर्न जर्मनी की फॉर्म में जो है लाके खड़ा किया। अब वो मॉडर्न जर्मनी की फॉर्म में जाके जब खड़ी हो गई स्टेट ऑटो वन बिस्मार्क ने जो एस्टैब्लिश की, वो किस वजह से हुई? वो उन्हीं पॉलिटिकल एक्सपेंशनिज्म की वजह से जो परस्यू कर पा रहे थे। और पाल्मरस्टोन वाज नॉट सक्सेसफुली एबल टू कंट्रोल प्रूशियंस पॉलिटिकल एक्सपेंशनिज्म। यहां पे सवाल ये है और यहां पे ये एक फेलियर की बुनियादी वजह है। ये थोड़ा सा आप मैप देखें, ये आपका डेनमार्क है, ये शेल्सविग का इलाका, ये होस्टन का इलाका, ये आपकी प्रूशियन कन्फेडरेशन है। कन्फेडरेशन तो नहीं थी उस पॉइंट पे, हम स्टेट ही इस चीज़ को कह सकते हैं। ये मेरे ख्याल से मैं एक थोड़ा सा एरर कर गया हूँ लास्ट लेक्चर में, मैं कंफ्यूज कर गया। डेनमार्क बेसिकली, डेनमार्क की ये ना डैनिश जो लफ्ज़ हुआ है वो डेनमार्क के लिए यूज़ हुआ है, मैं उसको डच से शायद कंफ्यूज कर गया। डच तो नेदरलैंड इधर है, डच पॉपुलेशन ही है, तो वो शेल्सविग और होस्टन में डैनिश पॉपुलेशन जो कि डेनमार्क से बिलोंग करती है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये बेसिकली इलाका है, इसमें जो है वो आपकी जंग हो रही है। प्रूशिया अपनी एम्बिशंस को लेके आ रहा है, ऑस्ट्रिया अपनी को लेकर आ रहा है, डेनमार्क अपनी को लेकर आ रहा है, और इंग्लैंड की जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं, इंग्लैंड ब्रिटेन की डिप्लोमेटिक कोशिशें फेल हो रही हैं, जिसकी वजह से 1871 में मॉडर्न जर्मन स्टेट का कयाम आता है। और ये जर्मन स्टेट मजीद पॉलिटिकल एक्सपेंशनिज्म की तरफ जाती है, जहां पे हमें फिर वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, अब ये वर्ल्ड वॉर वन का सिनेरियो शुरू हो चुका है, छोटे छोटे इवेंट्स, इनकी कल्मिनेशन जाके वर्ल्ड वॉर वन में होगी, लेकिन ये छोटे छोटे इवेंट्स आप देख लें अभी से 50 साल पहले का एरा से मैं आपको शुरू करवा रहा हूं ताकि आप एक तरह से कनेक्ट इवेंट्स को अच्छी तरह कर सकें। तो पाल्मरस्टोन एज प्राइम मिनिस्टर देखा हमने कि फॉर्मेशन ऑफ जर्मन एम्पायर हुई। ऑल दो पाल्मरस्टोन उस वक्त जिंदा नहीं था, 1865 में उसकी डेथ हो गई थी। कि यहाँ पे है द रेजोल्यूशन ऑफ शेल्सविग होस्टन क्वेश्चन वाज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट पेव्ड द वे फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अंडर प्रूशियन लीडरशिप। कि जर्मनी शेल्सविग होस्टन क्वेश्चन में जर्मनी का बनना एक बुनियादी हैसियत रखता है कि जर्मन जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन में उसने उस इलाके को कैप्चर कर लिया और ब्रिटेन वहां पे फेल किया, उसकी डिप्लोमेटिक कोशिशों ने, उसकी मिलिट्री कोशिशों वहां पे फेल हुई। तो पाल्मरस्टोन एज फॉरेन सेक्रेटरी बाद में फेल हुआ। अब हम अमेरिकन सिविल वॉर का डिस्कस करते हैं। सॉरी यहाँ पे अच्छा, पाल्मरस्टोन ने इस एरा के अंदर भी जो लिबरेशन मूवमेंट थी, इटालियन या फिर पोलिश, उन्हें भी सपोर्ट किया। इटालियन स्टेट जैसे ब्रिटेन, इटालियन स्टेट एग्जिस्ट उस तरह से नहीं करती थी। 1848 में इटालियन रिजॉर्गिमेंटो उसे कहते हैं, पता नहीं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन देख लेना, मैंने पढ़ा ही है, मैंने इससे किसी की प्रोनाउंसिएशन नहीं सुनी। इसे कहते हैं जबकि 5 जो प्रिंसिपैलिटीज थी, जिसमें सिसिली, नेपल्स, फ्लोरेंस, मिलान ये आती हैं और एक और स्पीडमोंट भी आती है, इनको मिला के जो है मॉडर्न डे इटली का कयाम हुआ। तो इसमें भी लिबरल फैक्शन को जो है पाल्मरस्टोन ने सपोर्ट किया। पॉलिश इंसरेक्शन हुई जहाँ पे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ने मोनार्की को ओवरथ्रो करने की कोशिश की, उसमें भी पाल्मरस्टोन ने लिबरल फैक्शन को सपोर्ट किया। अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर हमें 2 फैक्शंस नजर आते हैं। साउथ जो कि उस वक्त स्लेवरी को सपोर्ट कर रहे थे, और नॉर्थ का फैक्शन। इंग्लैंड ने हमेशा न्यूट्रलिटी रखी है जो कि अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर, लेकिन इंग्लैंड थोड़ा सा यहाँ पे एक मसाइल थे। वो मसाइल थे क्या? इंग्लैंड 1833 में स्लेवरी को
इंग्लैंड अबॉलिश कर चुका था, लेकिन साउथ वाले स्लेवरी को एक तरह से प्रोटेक्ट करते थे उस पॉइंट पे के अंदर। तो यहां पे एक थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। लेकिन क्योंकि साउथ में अमेरिका का एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट करता था और ब्रिटेन डिपेंडेंट था उस एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल के ऊपर, इसीलिए वो साउथ को डायरेक्टली तो नहीं, एक्सप्लिसिटली नहीं, इम्प्लिसिटली सपोर्ट करता था। तो हुआ क्या कि पामरस्टोन फॉलोड अ कॉशियस पॉलिसी इनिशियली। Britain had significant economic interest in the American South, particularly in cotton trade. While some British citizens sympathized with the Confederacy, Confederacy से मुराद South है, there was also a strong anti-slavery sentiment कि anti-slavery sentiment भी exist करता था, लेकिन South के लिए support भी था क्योंकि economic interest South से align करते थे। फिर एक और शिप, ये अलेबामा शिप है जो ब्रिटेन ने साउथ के लिए बनाई थी, और इस शिप ने नॉर्थ की जो फोर्सेस थी, बेसिकली अमेरिकन सिविल वॉर नॉर्थ और साउथ के दरमियान थी ना, प्रो स्लेवरी साउथ और एंटी स्लेवरी नॉर्थ। तो अलेबामा शिप जो कि ब्रिटेन की बनाई हुई थी, जो साउथ यूज कर रहा था, उसने नॉर्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। और नॉर्थ ये मामला एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल में लेके गया, और आर्बिट्रेशन काउंसिल ने ब्रिटेन पे चार्जेस, डैमेजेस जो हैं वो उनको जस्टिफाई किया, और ब्रिटेन ने वो डैमेज पे भी किए। तो ये एक तरह से पामरस्टोन का फेलियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्राइमियन वॉर और ईस्टर्न क्वेश्चन डिटेल में पढ़ेंगे। क्राइमियन वॉर 1853 से 56 का फिनोमिना है और इसका पर्टिकुलर ताल्लुक ईस्टर्न क्वेश्चन से है। ईस्टर्न क्राइमियन वॉर वाज गोइंग ऑन, और क्राइमियन वॉर में की कल्मिनेशन हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू, जिसमें ब्रिटेन ने रशिया को जो है किसी तरह उसके इंटरेस्ट चेकमेट किया। तो ये एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट है जो पामरस्टोन की जो एरा है उसे सपोर्ट करता है। डोमेस्टिकली इतना ज़्यादा पामरस्टोन का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं थी, डेमोक्रेसी से बिल्कुल अपोज था, और पॉलिटिकल रिफॉर्म हमें कोई नहीं नज़र आता, सोशल रिफॉर्म कोई नहीं नज़र आता इस एरा में, मजीद ना कोई रिफॉर्म एक्ट नज़र आता है जाके। और वो 1832 का जो रिफॉर्म एक्ट था वो कहता था कि फाइनल सेटलमेंट, इसके बाद मजीद फ्रेंचाइज एक्सपैंड नहीं होगी। तो लास्टली इस पॉइंट का हम क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर एक एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो पामरस्टोन का एरा था, मेरे ख्याल से दैट वाज मोर सक्सेसफुल एज कंपेयर टू द एरा ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बट देयर वर सिग्निफिकेंट सम इवेंट्स इन विच पामरस्टोन वाज सक्सेसफुल, सच एज द क्राइमियन वॉर। और यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट पामरस्टोन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ किंगडम ऑफ इटली, बट ही फेल्ड टू मेंटेन अ न्यूट्रलिटी इन अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर 1860s का फिनोमिना है, और इट किंगडम ऑफ इटली 1848 का फिनोमिना है, व्हेन पामरस्टोन वाज द फॉरेन सेक्रेटरी। अगेन ही सक्सेसफुली विंडिकेटेड द राइट्स ऑफ ब्रिटिश इन चाइना। चाइना के अंदर वो ओपियम वॉर्स जीती, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर था या प्राइम मिनिस्टर था, बट हिज पॉलिसी ओवर पोलैंड एंड शेल्सविक होस्टेन क्वेश्चन वाज क्वाइट मेसी। शेल्सविक होस्टेन क्वेश्चन में डिप्लोमेटिकली जो पामरस्टोन सॉल्यूशन पोर्ट्रे करना चाह रहा था वो फेल किया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें काइंडली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, कंपैरिजन आपके सामने है दोनों एराज का, उसको मजीद बेहतर करें, मजीद रिफाइन करें, मजीद इवेंट्स को उसमें लिंक करें। जब हम क्राइमियन वॉर आगे पढ़ेंगे या फिर पिछले इवेंट से, तो आप एक बहुत बेहतर आंसर लिखने की पोजीशन में होंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।